मैं पिछले दिनों कोई डेढ़ महीने से फ्लड्स में काम कर रहा था और ये जो इस वक्त आपको मैंने जरूरत दी है उसकी जो बुनियादी वजह थी वो दरअसल वो जो मेरा एक्सपीरियंस रिसेंटली, हालांकि मैं 2012 में भी गया था, लेकिन इस दफा मुझको जो चीजें नजर आई जो वहां पे लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जो मैंने हालत देखी और डेढ़ महीने में मुझको कभी कोई पटवारी भी नजर नहीं आया। मैंने ऐसे लग रहा था मैं 7 से गया लाड़काना, वहां से कब्बर शहदाद कोट, फिर मेहड़, फिर खैरपुर नाथन शाह, फिर जैकबाबाद, खैरपुर, सवाए नौशरो फिरोज के, मैं तकरीबन पूरे सिंध में मैंने काम किया। डॉक्टर्स साथ थे, हमारे प्रोविजन साथ थी, हम वहाँ रात को रहे। मुझको एक दफा भी महसूस नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये कोई रियासत है, कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और ये सारे वहाँ के सिटीजन हैं और उनके कोई बुनियादी हुकूक हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है। मुझको कहीं खुदा जानता है, मुझको कहीं कोई चपड़ासी भी नजर नहीं आया किसी डिपार्टमेंट का, मिनिस्टर, और ये तो बड़ी बात है। आपने देख रहे होंगे फोटो सेशन, और वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ जमातें काम कर रही हैं, मजहबी जमातें काम कर रही हैं। रियासत नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पे मैं एक राइस मिल पे बैठा हुआ था, टूटी फूटी राइस मिल थी, वहां पे फ्लड आया हुआ था, तो हम वहां पे काम कर रहे थे, मेडिकल की टीम बैठी हुई थी हमारी। वहां मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अब जो है चुप करके बैठना वो एक जुर्म और एक, मैं समझता हूं कि क्राइम है, एक सिन है, पाप है। क्योंकि ये जो लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए वहां पे, उनको बेयारो मददगार छोड़ा गया है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहीं से ही मैंने ये जो मोतारी नामंजूर का जो ये आप देख रहे हैं, मैंने वहीं से अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे मैंने वो पोस्ट रखी और उसके बाद बहुत मुझको खुशी है कि उसका रिस्पांस, क्योंकि हर आदमी इस फ्यूडल ऑर्डर का शिकार है आज, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हमारा कब्बर शहदाद कोट हो। देखिए, फ्यूडलिज्म एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, मिडिवल दौर में यूरोप में खत्म हो गया। जो लैंड और सर्फ का जो रिलेशनशिप था, जिस तरह अभी शाह साहब ने बात की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, मैं मानता हूं कि वो क्लासिकल फ्यूडलिज्म शायद सिंध में भी नहीं है। और उसकी वजह जाहिर है, यहाँ पे बावजूद इसके कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो अयूब खान ने भी किए, भुट्टो साहब ने 2 दफा किए, 1972 में और 77 में, वो इतने मौसर साबित नहीं हुए। लेकिन लॉ ऑफ प्राइवेट जेनेटर की बुनियाद पे वो औलादों में बढ़ती गई ज़मीनें, और ज़मीनें इतनी बड़ी उनकी नहीं रही, हिस्टोरिकली बात कर रहा हूँ। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में मुशर्रफ के खासतौर पे निज़ाम, जो उन्होंने निज़ामी दौर शुरू किया, ये जो नाजिम का जो दौर शुरू हुआ 2000 के बाद, हमारे सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए। 2002 के बाद मुशर्रफ ने जो सेकंड टीयर है, फेडरल गवर्नमेंट के बाद प्रोविंशियल टीयर जो है, उसको उसने बाईपास करके थर्ड टीयर जो है लोकल गवर्नमेंट का, उसको स्ट्रेंथन किया इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं वहाँ पे अपना पॉलिटिकल ग्रास रूट्स लेवल पे पॉलिटिकल बेस क्रिएट करूँ, जो बेसिक डेमोक्रेट्स में अयूब खान ने भी किया था। और ये जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं वो यही करते हैं कि किस तरीके से एक नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें और अपने रूल को जो है वो किसी तरीके से लेजिटिमाइज करें। तो उस नाज़मी के सिस्टम में पहली दफा ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्टली, मैं सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, नाजिम्स के नीचे रखा गया
और जो लोकल, चूंकि वहाँ पे एक खास तरीके से पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों को चूंकि उस वक्त बिल्कुल अलग कर दिया गया था, बेनजीर साहब भी बाहर थी, नवाज शरीफ भी बाहर था, तो यही लोग वहाँ पे इलेक्ट हुए, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनको बेतहाशा पैसा दिया गया और कानून बनाया गया जिससे उनको एक तरह से वहाँ का मुगलिया दौर का गवर्नर बना दिया गया। बिलियन रुपीज दिए गए। डीसी एसपी की एससीआर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की जो ब्यूरोक्रेसी जो थी, बल्कि एसपी साहब और डीसी जो उस जमाने में होते थे, उनकी, जिनको डीसीओ कहते थे उस जमाने में, उनकी एससीआर जो है वो नाज़िम लिखता था, तो वो उनके बिल्कुल कब्जे में आ गए। उसका नतीजा ये निकला कि एक नई फ्यूडलिज्म पैदा हुई, एक नियो फ्यूडलिज्म पैदा हुई, जिसकी जड़ें जो थी वो लैंड में, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें नहीं थी, उसकी जड़ें बनी स्टेट के पावर में। स्टेट और पॉलिटिकल और पब्लिक ऑफिस दोनों मर्ज हो गए, ब्यूरोक्रेसी को फ्यूडोक्रेसी के साथ मर्ज कर दिया गया और एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बना नाज़िम की शक्ल में, जिसने फिर वहां पे जो तबाही मचाई वो आज तक हम भुगत रहे हैं कि वहां पे फिर चूंकि एक शख्स को पावर मिल गया डिस्ट्रिक्ट में, उस डिवीजन में, उसके बाद सिविल पावर दिया गया, पॉलिटिकल पावर दिया गया, पुलिस पावर दिया गया, तो सब लोगों ने बजाय इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के उस भोतार के पास जाके अपना सजदा किया, सरेंडर किया, क्योंकि जितने भी उसके राइट्स थे, जितनी भी उसकी फ्रीडम्स थे, लिबर्टीज थी, वो सारी उस भोतार के पास थी। वो तय करता था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इस आदमी को जेल में डालना है, इसको जो है वो नौकरी देनी है, ये स्कूल यहाँ बनेगा, ये अस्पताल यहाँ चलेगी, ये डॉक्टर वहां काम करेगा। रियासत गायब हो गई, रियासत है ही नहीं वहां पे। अनफॉर्चुनेटली, इंतहाई अफसोस से को कहना पड़ता है कि जब पीपुल्स पार्टी आई, जरदारी साहब आए, तो जरदारी साहब ने एक ट्रेड ऑफ किया, एक उनके साथ ट्रांजेक्शन की कि भाई आप लोग बैठे रहो, वही सिस्टम चलता रहेगा, डीसी, एसपी, सोशल ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर, इंजीनियर सब आपकी मर्जी से लगेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, डेवलपमेंट फंड्स भी आप खा जाओगे, कच्चे की जमीनें भी आप कब्जा करोगे, जंगलात पे भी आप कब्जा करोगे, पब्लिक लैंड भी आपके हवाले होगी, सब कुछ आपके हवाले होगा, बस आप इलेक्शन जीतो और पीपुल्स पार्टी को नहीं छोड़ो। उसका नतीजा ये निकला है कि 3 दफा आपने देखा कि पीपुल्स पार्टी में कोई तकलीफ उनको नहीं हुई, आराम से उन्होंने इलेक्शनें जीती हैं। और 15 साल आपने देखा कि सिंध का जो हाल है, वही मुशर्रफ का जो सिस्टम है आज और ज्यादा वो सॉलिडिफाई हो गया है। इस दौरान मिडिल क्लास बेचारा, इज्जत वाला मिडिल क्लास, इनलाइटेंड क्लासेस, उस स्टेटलेस, मैं कहता हूँ स्टेटलेस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सके। लाखों की तादाद में वहां से लोग निकले और शहरों में गए जहां थोड़ी बहुत स्टेट है। तो ये जो मॉडर्न न्यू फ्यूडलिज्म है वो कंटिन्यूएशन है, जिसमें स्टेट का पावर दिया गया है एक उस लोकल फ्यूडल को। नाज़मी खत्म हो गई, लेकिन जरदारी साहब ने डी फैक्टो उस सिस्टम को वो चलाते रहे। अब भी आप जाएं वहां पर एसपी साहब, डीसी साहब जितने भी होते हैं, ये साहबान, ये उनकी मर्जी से लगते हैं। आज भी लोग रियासत पाकिस्तान का उनको फिक्र नहीं होता, वो टैक्स पे करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद बेचारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स में हैं, वो जाते हैं उस भोतार के बंगले पे, वहां उनको पनाह मिलती है, वहां उनको नौकरी मिलती है, वहां उनकी मसाइल का जो भी हल होता है या नहीं होता, उसके बदले में उनकी इज्जत, आबरू, वोट सब कुछ दिया जाता है। तो ये
मॉडल है जिससे सिंध के 4 से 5 करोड़ लोग जो है इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। फ्लड्स में आपने देखा कि ये मॉडल किस तरीके से बुरी तरह जो है एक्सपोज हुआ है, क्योंकि रियासत नजर ही नहीं आई, रियासत है ही नहीं वहां पे। जिसको जहां से मर्जी पड़ी उसने कट मारा। फ्लड कोई इंजीनियर्स को कंसल्ट नहीं किया गया। इन्हीं भूतानों की, जिसको अपनी जमीन बचानी थी, अपनी प्रॉपर्टियां बचानी थी, उन्होंने कट्स मारे। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि वो तो खुश बैठे हुए हैं, लेकिन वो गरीब जो है बेचारा वो दरबदर हो गया। इस वक्त आपको मैं दावत देता हूं, आप जाएं सिंध में, वहां में 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिर्फ 3 तरह के, बाकी सारा पानी ने खत्म कर दिया। या कोई पक्का स्कूल है, या कोई पक्की मस्जिद, या कोई पीर श्राइन है, या भोतार की को अपनी कोई बंगला है या उसका होता है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। वो गरीब आदमी, उसका जो कच्चा मकान था वो भी बह गया। किसी के पास छोटी सी दुकान थी गांव में, वो भी चली गई। और कोई कहीं से भी मुझको नजर नहीं आ रहा कि रिहेबिलिटेशन करने का इनका कोई इरादा है। इन हालात में इस वक्त सिंध के 4 से 5 करोड़ लोग जो है वो फंसे हुए हैं। और ये जो भोतारी निजाम है सिंध के जो रूरल एरियाज में, तो आपको जिस तरह मैंने बताया जो मॉडल है वो तो नजर आ रहा है आपको, लेकिन कराची की भी वही सूरत हाल है। कराची में एक और तरह का मॉडल है। कराची में इन्होंने बड़ी बड़ी माफियाज बना दी हैं। एक तो क्रिमिनल माफियाज थी जिनका कालपुर साहब ने जिक्र किया, जिनको स्टेट पावर की इजाजत दी गई थी। अमन कमेटी वाले थे, वो चिट्ठियां भेजते थे लोगों को, और लोग बेचारे कराची में भी कामते थे। एमपीएम का भी किसी जमाने में यही काम था, वो भी यही काम करते थे। और चूंकि वो अब उस हद तक आगे चले गए कि जो चलाने वाले हैं उनके मफादात को वो चैलेंज करने लगे, मुल्की मफादात के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो उनको फिर मजबूरन कट टू साइड करना पड़ा। उससे कराची में स्पेस पैदा हुआ। अब देखें, कराची में आप कम से कम इलेक्शन लड़ सकते हैं, कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, खौफ नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्पेस तो मिला, लेकिन वो दूसरी माफिया कर रहे हैं। अब आप देखें, पानी की माफिया है यहाँ पे, बिजली की माफिया है यहाँ पे, लैंड ग्रेबर्स की सबसे बड़ी माफिया है यहाँ। बड़े बड़े इदारे, बैरिया, डीएचए और जो लोकल जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर पब्लिक लैंड्स को जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, तकरीबन कोई लाख एकड़ जमीन मिल जाती है पावरफुल इदारों को। वो अबव लॉ है, वो भी उन पे स्टेट कुछ नहीं कर सकती। हजारों की तादाद में गांवों को इन्होंने खत्म कर दिया। नेशनल हाईवे पे, सुपर हाईवे पे उन बेचारों के पास पोजेसरी राइट्स थे, प्रोपर्टी राइट्स थे नहीं, टाइटल था नहीं, सर्वे हुई नहीं है गांव की जमीनों की, जानबूझ के नहीं हुई है। ओवरनाइट राव अनवार जैसे पुलिस ऑफिसर को भेज के गांव खाली करवा के, बिल्डोजर लगवा के, और वहां पे जो है बड़े बड़े टाउन्स बन गए। तो वो भी वही मॉडल है कि जी ठीक है, वहां वोट चाहिए, यहाँ पैसा चाहिए, या पावर चाहिए, या कंट्रोल चाहिए। तो जो रूरल सिंध है और कराची, इनके बीच में काफी चीजें कॉमन है। दोनों में जो नियो फ्यूडलिज्म है उसका कॉमन इंटरेस्ट यही है कि सोसाइटी को कंट्रोल करना है, पब्लिक या स्टेट रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज करना है, और पॉलिटिकल स्टेटस को मेंटेन रखना है। आप कहते हैं कि जी इमरान खान लाडला है, आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा लाडला कौन है। 15 साल से जिसको आपने बिठाया हुआ है, जिसकी जीरो परफॉर्मेंस है, जिसकी जीरो जो है ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी जीरो इंटेग्रिटी है, उसको 15 साल से आपने बिठाया हुआ है। क्यों बिठाया हुआ है? जिस तरीके से नीचे फूडल्स के साथ ट्रेड ऑफ हुआ है, इस तरह ऊपर भी ट्रेड ऑफ हुआ है। आप 1000 एकड़ हमसे मांगोगे, हम आपको 10,000 एकड़ देंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरे का पूरा फ्यूडलाइजेशन हो गई है इसमें। और फ्यूडलाइजेशन में क्या होता है? रूल ऑफ लॉ नहीं होता,
स्टेटस को बचाना होता है। मखसूस इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो आपके ऊपर काबिज होते हैं, चाहे रूरल एरियाज हो या आपकी अर्बन एरिया हो। मिडिल क्लास नाम की इस वक्त कोई चीज ही नहीं है, चाहे कराची में हो चाहे हमारे रूरल एरियाज में। हम इररिलेवेंट बन गए हैं। जिनको पैदा करना है वो पैदा हो जाते हैं, जिनको खत्म करना है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब ये एक सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे इस तरह के सोशल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड के बेशतर मुल्कों में इस तरह की सिचुएशंस पैदा हुई हैं। हमारे पड़ोस के मुल्क में, इंडिया में भी आप देखें, वहाँ और मसाइल है। वहाँ कास्ट का इशू है, वहाँ इंतहा दर्जे की जो है सेक्टेरियनिज्म है, वहाँ पे बड़े मसाइल है। लेकिन अब अगर आप इंडिया का थोड़ा सा देख लें मुताला करके, तो उन्होंने क्या किया है। साउथ इंडिया देख लें, साउथ इंडिया में एक तो आपने देखा और सुना होगा अनटचेबल्स, दूसरे वहां पर होते थे अनसीएबल्स, जिनको वो देखते थे वो कहते थे कि देखना भी जो मेरे लिए मैंने वो पाप कर दिया है, हाथ लगाना दूसरी बात है। लेकिन वो अनसीएबल्स जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां की मिडिल क्लास ने ओनरशिप ली। आम आदमी पार्टी आपके सामने है, उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, उनकी दिल्ली में गवर्नमेंट है, वो गुजरात में गवर्नमेंट, मोदी के अपने जो है स्टेट में भी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। तो मिडिल क्लास पूरी हिस्ट्री में एक रोल प्ले करता है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास ताकत होती है, आइडियाज की ताकत होती है, स्किल्स होते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं, शहरों में होते हैं, वो मुख्तलिफ इदारों को चला रहे होते हैं, उनके पास बड़ी ताकत होती है। हमारे पास अगर डॉक्टर्स देख लें आप, इंजीनियर्स देख लें आप, प्रोफेसर देख लें, लॉयर्स, एक लंबी लिस्ट है। और मजे की बात है कि आप किसी से भी मिले, हर प्रोफेशनल रो रहा है, हर प्रोफेशनल चीख रहा है, किसी बुजुर्ग मर गया, किसी का कोई मसला है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही, किसी की पोस्टिंग प्रॉपर जगह नहीं हो रही, किसी को बार बार पोस्टिंग कर रहे हैं, किसी को सजा के तौर पर भेज देते हैं मिर्ची थरपार कर। लेकिन वो इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो सफर कर रहे हैं कि हम आपस में नहीं मिलते, हम इंडिविजुअली सफर कर रहे होते हैं, या कम से कम हर प्रोफेशन का बंदा सफर कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि 75 साल गुजर गए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने देख लिया और पॉलिटिकल पार्टी अब अपने प्लेटू पे पहुंच रही है, उससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। जो आज इमरान खान का एंटी स्टैब्लिशमेंट डायरेक्टिव है, वो कल मियां साहब का एंटी स्टैब्लिशमेंट डायरेक्टिव था। जब मियां साहब गवर्नमेंट में आ गए तब उनका प्रो स्टैब्लिशमेंट डायरेक्टिव बन गया। तो इनका काम सिर्फ इस हद तक है कि ये अपना पावर और वेल्थ को बचाएं। एक नई जनरेशन पैदा हो गई है जो 2000 के बाद मिलीनियल जनरेशन है, जिसने न लेनिन देखा, न माओ देखा, न भुट्टो देखा। वो उनके मसाइल डिफरेंट है। ये नया पाकिस्तान है जिसको इमरान खान साहब अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा मुख्तसर आपसे ये एक सवाल है कि और कौन सी ताकत चाहिए हमको? क्या कोई न्यूक्लियर वेपन चाहिए हमको? क्या कोई टैंक्स चाहिए? दुनिया में जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो क्या टैंक और न्यूक्लियर वेपन से आती है, या एक कंसर्टेड यूनाइटेड मिडिल क्लास का इनलाइटेंड वैनगार्ड निकलता है और वो अपने मसाइल की ओनरशिप लेता है और कानूनी और आईनी तरीके से वो उनको चैलेंज करता है। आपने जब भी चैलेंज किया, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो, चाहे छोटे छोटे और हमारे जो कराची में मसाइल हुए थे, अभी रिसेंटली हमने जो है आइलैंड्स का इशू था, हम चले गए हाई कोर्ट में स्टे करवा दिया। तो जहां पे भी हम मिलकर काम करते हैं, जब भी हमारी यूनिटी, हम यूनाइटेड होते हैं और फॉर कॉज। मुझको आप बताएं कि कहाँ आपको फेलियर हुआ है?
सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमको इन्होंने एथनिक डिविजन में बांट दिया है, इन्होंने तबकों में बांट दिया है, इन्होंने करप्शन फैला के हमको डिमोरलाइज कर दिया है, हमको खरीदने की कोशिश करते रहते हैं, हमको डराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वो भी एक छोटा सा क्लास है जिसको वो कर सकते हैं, सबको तो नहीं कर सकते। मेजॉरिटी तो आज भी परेशान है। तो यही सारा एक बैकग्राउंड था जिस वजह से हमने सोचा कि कम से कम हम एक काम तो करें कि सोशल मूवमेंट शुरू करें। हमारी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल यदि है तो पॉलिटिकल जाहिर है, उसके नतीजे पॉलिटिकल ही निकलेंगे, लेकिन बेसिकली हमने एक सॉफ्ट किस्म का सोशल प्रोग्राम ये रखा कि कम से कम ये काम करें हम कि जो रियासत के ताकत और वसीलों को जो ये इंफरादी तौर पे ये जो अफराद या ये जो ग्रुप्स इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कम से कम उनसे वो रियासत का और कानून जो वसीले हैं और जो उनके पावर्स हैं वो उनसे वापस लें और रियासत को मिलनी चाहिए। रियासत मॉडर्न स्टेट जो है वो न्यूट्रल स्टेट होती है। जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगी आपका रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता। अगर रियासत खुद पार्टीजन बन जाए और इन घोटालों का टूल बन जाए तो फिर तुम्हारे कौन हिफाजत करेगा हमारे रूल ऑफ लॉ। तो हमने ये सोचा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो भी हमारे जैसे भी जुडिशरी है हम कोशिश करेंगे कि हम जुडिशरी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह के प्रोग्राम्स करके, पुरअमन जुलूस, हर तरह का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है उसको इस्तेमाल करके हमारा जो सिर्फ एक इस वक्त जो हदफ है, ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से रियासत को और जो पब्लिक ऑफिस और पॉलिटिकल ऑफिस को अलग करें, ताकि वो जो एसपी है, जो डीसी है, वो एक आम आदमी की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करें, न कि वो जो है उस घोटाले की हिफाजत करें। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा कोई इंकलाब नहीं ला रहे, कोई हम कोई पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने जा रहे। मैं बिल्कुल इसका मानता हूँ इसका, लेकिन ये भी काफ़ी है, ये भी काफ़ी है। कम से कम लोग खौफ से निकलें। रियासत जो इस वक्त एक मोहरा बनी हुई है, उस मोहरे को जो है ख़त्म करना है। उसको हमको वापस रियासत के तौर पे उसकी जो असास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, आर्टिकल 4 कहता है कि ईच वन हैज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद लॉ। आर्टिकल 9 आपकी जाने वाल की हिफाजत करता है। आर्टिकल 14 आपकी अनकंडीशनल इज्जत और वकार की हिफाजत करता है। ये सारे आपके जो बुनियादी, आर्टिकल 25 आपकी कानून के सामने बराबरी की जमानत देता है। ये सारे हमारे आईनी हुकूक जो है वो सलब हो चुके हैं।